जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट बीड साइंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बीड साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से बाहर क्वेश्चंस बीड साइंस में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और अगर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बीट किसे कहते हैं? बीट किसे कहते हैं सबसे पहले बात करेंगे तो बीट एक अनैच्छिक पौधे होते हैं जो किसी भी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ठीक है, या फिर पादप जो अपने मूल स्थान व समय से परे उगते हैं। ठीक है, बीट साइंस के पिता अगर पूछे जेंथ्रो टूल हैं, यानी कि जेंथ्रो टूल जो हैं वो सबसे पहले बीट शब्द का प्रयोग किए थे। जीरो टिलेज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जेंथ्रो टूल ने किया था। और हार सोइंग हस्बेंड्री जो है नामक पुस्तक भी लिखे थे जेंथ्रो टूल। इसलिए जेंथ्रो टूल को क्या कहते हैं? तो बीड साइंस के फादर कहते हैं, यानी कि खरपतवार विज्ञान के पिता कहते हैं किसको? जेंथ्रो टूल को। आगे बात करेंगे बीड साइंस का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, खरपतवारों द्वारा उपज में सर्वाधिक नुकसान सीधी बुआई वाली धान की फसल में 60% होती है। ध्यान रखेंगे, धान जो खड़ी सीधी बुआई करते हैं धान में, धान की जो सीधी बुआई के द्वारा धान उगाया जाता है उसमें जो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से उसमें 60% का नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। किसके द्वारा? बीट के द्वारा। इससे ज़्यादा चुकंदर और प्याज में भी होता है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। भारत में सर्वाधिक शाकनाशी धान की खेत में प्रयोग करते हैं। इसके बाद गेहूं और बागवानी फसलों में भी प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक निर्मित होने वाला एवं उपयोग में लाया जाने वाला शाकनाशी हर्बिसाइड कौन सा है? तो आइसोप्रोट्यूरान है। उसके बाद क्या है? ब्यूटाक्लोर है। ब्यूटाक्लोर क्या कहते हैं? मचेटी कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड का प्रयोग 40 ग्राम है, यानी कि 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर हर्बिसाइड भारत में यूज करते हैं। भारत में कृषि में खरपतवारों से होने वाले कुल नुकसान का 33% अकेले जो है किससे होता है? तो वीड से होता है। याद रखेंगे, 33% वीड से होता है, 26% किससे होता है? इंसेक्ट से होता है, और 20% किससे होता है? तो डिजीज से होता है। भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक 0.5 किलोग्राम 0.5 किलोग्राम से भी कम यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड की बात हो रही है यहाँ पर, ये इंसेक्टिसाइड है 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम। और शाकनाशी की बात करेंगे, हर्बिसाइड की बात करेंगे तो 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बात करें, विश्व में हर्बिसाइड की सबसे अधिक खपत जापान में होती है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में प्रति हेक्टेयर हर्बिसाइड 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर शाकनाशी पंजाब में, यानी कि हर्बिसाइड सबसे अधिक पंजाब में यूज करते हैं। विश्व में जो है आपको बता ही दिया, जापान में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आगे बात करें विशेषता की, खरपतवारों में विशेषता यह है कि इसमें बीज अधिक उत्पादित होते हैं। जैसे बार्नयार्ड ग्रास हो गया, बार्नयार्ड ग्रास, इकाइनोक्लोवा, करसगल्ली, 7 लाख बीज प्रति पौधा उपज होती है इसकी। जंगली चौलाई की बात करेंगे 1,96,000 बीज। मकोई की बात करेंगे तो 1,75,000 बीज। बथुआ की 72,000 बीज एवं अमरबेल में 16,000 बीज प्रति पौधा उत्पादित होते हैं। अधिक गहरी जड़ें इसकी होती हैं, जैसे कांस, बायसुरी, हिरनखुरी, ज्वासा की 4 से 6 मीटर गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं। खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। जैसे बात करेंगे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी के बीज 50 वर्षों तक तथा मोथा के बीज 20 वर्षों तक जो है जीवित रहते हैं। आगे बात करेंगे, खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं, जैसे सप्तनाशी, गोखरू, बिच्छू आदि। आगे बात करेंगे तो खरपतवारों के बीजों की आकृति व रंग फसलों के बीजों के समान होते हैं, इसलिए फसलों के साथ उग जाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, शीघ्र वृद्धि होती है, खरपतवारों की वृद्धि शीघ्र होती है। वहीं पर जीवन चक्र जल्दी पूर्ण कर लेते हैं जो खरपतवार होते हैं। जो खरपतवार 2 से 4 या जो भी क्रॉप 2 से 4 वीक में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं उन्हें एफीमेरल्स कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है?
तो मोथा की बात करेंगे तो मोथा जो है ट्यूबर के द्वारा फैलता है। दूब घास की बात करेंगे रनर्स या स्टोलन बोलते हैं, क्षैतिज तना हिंदी में बोलते हैं। बरू या कांस की बात करेंगे तो राइजोम। हिरनखुरी जड़ के द्वारा, अमरबेल तने के द्वारा, जंगली प्याज जो है बल्ब के द्वारा, और हिरनखुरी जो है वो जड़ के द्वारा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। गाजर घास या कांग्रेस घास, जिसका बॉटनिकल नेम पार्थेनियम हिस्टोरिफोरस है, के बीजों व पत्तियों के छूने से मनुष्य में एलर्जी व अस्थमा होता है। तो याद रखेंगे कि एलर्जी व अस्थमा किस वीड के वजह से होता है, तो गाजर घास या कांग्रेस ग्रास की वजह से होता है। सत्तनासी की वजह से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, सत्तनासी वीड है, अगर इसका बीज, इसका सीड जो है, इसका बीज सरसों के बीज के साथ मिल जाए और उसका तेल निकाला जाएगा तो इससे क्या होगा, ड्रॉप्सी डिजीज हो जाता है, जिसको मनुष्य में अंधापन रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है एल्लोपैथी किसे कहते हैं। एल्लोपैथी खरपतवार की जड़ें फसलों की जड़ों पर विषैला रसायन छोड़ती हैं, विषैला रसायन छोड़ती हैं, जिसे ही एल्लोपैथी कहते हैं। बरू की बात करेंगे, जोहानसन ग्रास की बात करेंगे तो जोहानसन ग्रास की पत्तियों में प्रूसिक अम्ल या धुरिन या फिर एचसीएन, जो ज्वार में पाया जाता है वही इसमें भी होता है। जोहानसन ग्रास में विषैला पदार्थ पाया जाता है, कौन सा, प्रूसिक अम्ल या धुरिन या फिर एचसीएन पाया जाता है, जिसको पशुओं को खिलाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है चौलाई, जिसको अमरंथस बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है। खरपतवार में ऑक्जेलेट पाया जाता है, जिससे प्यासी चौलाई खिलाने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, तो हवा के प्रभाव से सत्तनासी के बीज मूल पौधे से 10 से 20 मीटर उछलकर गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। आगे बात करेंगे कि खरपतवार का नियंत्रण का समय और कितना % जो है नुकसान होता है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चुकंदर जो है ऑल राउंड लाइफ इसके जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और इसमें कमी की बात करेंगे तो उपज में कमी 71% तक वीड की वजह से होता है। वीड की वजह से, खरपतवार की वजह से चुकंदर में 71% सबसे हाईएस्ट नुकसान होता है चुकंदर में। आगे बात करेंगे तो प्याज में 60 से 70% खरपतवार की वजह से जो है नुकसान होता है। और इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे 30 से 75 दिन तक इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। धान की सीधी बुआई की बात करेंगे 15 दिन से लेकर 45 दिन तक इसकी मैनेजमेंट करना चाहिए कि वीड का 60% तक इसमें जो है नुकसान हो जाता है उपज का। धान रोपाई वाली की बात करेंगे 30-45 दिन इसका मैनेजमेंट करना चाहिए और 30% तक कमी हो जाती है। गेहूं की बात करेंगे 30-45 दिन, 16 से 30%। मक्का ज्वार बाजरा की बात करेंगे 15 से 45 दिन, 15 से 40% तक। इस प्रकार से आप सभी का याद कर लेंगे। ठीक है, आगे गन्ने की याद कर लेंगे 30 से 120 दिन तक इसका वीड मैनेजमेंट करना चाहिए, इसमें 20 से 30% नुकसान होता है। उसके अलावा कपास की बात करेंगे तो 15 से 60 दिन तक वीड मैनेजमेंट करना चाहिए, इसमें 48% तक नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको आप एक बार देख लेंगे। आगे बात करेंगे डिसेमिनेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का प्रसारण। इनका प्रसारण जो है कई विधियों से होता है। पहला है एबायोटिक प्रसारण, यानी कि अजैविक प्रसारण। इसमें आता है नंबर 1 एनीमोकोरी। एनीमोकोरी क्या होता है, हवा के द्वारा जब बीज फैलता है उसे कहते हैं एनीमोकोरी। हाइड्रोकोरी क्या होता है, जब जल के द्वारा बीज फैलता है। बैराकोरी क्या होता है, बैराकोरी जो होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बीज फैलता है उसे कहते हैं बैराकोरी। एनीमोकोरी में याद रखेंगे कोमोस के बीज जो होते हैं एवं रसबेरी के बीज, ये किसके द्वारा फैलते हैं, एनीमोकोरी के द्वारा फैलते हैं। आगे बात करेंगे जैविक बायोटिक प्रसारण। इसमें आता है नंबर 1 मर्मेकोकोरी। मर्मेकोकोरी जो है इनके बीज जो हैं वो कीटों के द्वारा फैलते हैं, कीटों के द्वारा फैलते हैं, उन्हें कहते हैं मर्मेकोकोरी। आटोकोरी क्या होते हैं, स्वयं फैलते हैं। जूकोरी क्या होते हैं, पशुओं के द्वारा फैलते हैं। और एंथ्रोपोकोरी क्या होते हैं, मानव के द्वारा फैलते हैं। एक देश से दूसरे देश में खरपतवारों का फैलाव होता है। आगे बात करेंगे खरपतवारों की सूची, कीटों और रोगों के लिए वैकल्पिक मेजबान, यानी कि अल्टरनेट होस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो कौन से वीड जो हैं किस
डिजीज के होस्ट को जो है रखते हैं उनकी बात करेंगे। अगर इकाइनोकोलोआ स्पीसीज की बात करेंगे, जंगली धान जो है ये धान का तना छेदक रोग का जो है होस्ट है। चिनोपोडियम एल्बम की बात करेंगे, बथुआ जो है ये मक्का का तना छेदक रोग का होस्ट है। अमरंथस स्पीसीज की बात करेंगे, चौलाई की बात करेंगे तो अरहर का ग्राम कैटरपिलर का होस्ट है। लेंटाना कैमरा कपास का अमेरिकन बॉलवर्म। एबिना फटुआ की बात करेंगे, जंगली जई जो है ये गेहूं और जौ के तना रोली रोग का कवक। सिकेरम स्पोंटेनियम की बात करेंगे, मक्का का डाउनी मिल्ड्यू। सिंक्रम सिलियरियस की बात करेंगे तो बाजरे की अरगट बीमारी। जंगली सरसों की बात करेंगे तो क्लब रूट, गोभी और फूल गोभी का काला पैर, ब्लैक फुट। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये बीड हैं और ये बीड जो हैं इन डिजीज को जो है ये होस्ट करते हैं, यानी डिजीज इन्हीं प्लांट्स पर पलते बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे खरपतवार के बीजों के लिए लोकप्रिय कहावत क्या है? 1 साल का बीज रोपण, 7 साल की निराई गुड़ाई। खरपतवार बीज बैंक की बात करेंगे अगर, यह मिट्टी में मौजूद सभी व्यवहार खरपतवार बीजों और वानस्पतिक प्रसार का भंडारण है। यह मिट्टी में जो है इसका भंडारण होता रहता है। खरपतवार बीज निकासी की बात करेंगे तो मिट्टी से खरपतवार के बीज निकालना, इससे बीज के स्वतः अंकुरण प्लस घातक और चींटियों, कृंतकों, पक्षियों और अन्य एजेंटों के कारण बीज मृत्यु दर और बीज क्षय या फंगल रोग जनकों के कारण जनन क्षमता का ह्रास आदि शामिल है। सीड डॉर्मेंसी की बात करेंगे, वीड में सीड डॉर्मेंसी की बात करेंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए वीड सीड डॉर्मेंसी जो है यह हार्पर ने 1977 में दिया था। पहला है अंतर्निहित या प्राथमिक सुषुप्तता, यानी कि इनेट सीड डॉर्मेंसी। इनेट सीड डॉर्मेंसी की बात करेंगे तो यह आनुवंशिक कारकों एवं बीज आवरण में रासायनिक अवरोधकों के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? आनुवंशिक कारकों एवं बीज आवरण में रासायनिक अवरोधकों के कारण होती है। कौन सी? इनेट या प्राइमरी सीड डॉर्मेंसी। आगे बात करेंगे इंड्यूस्ड या सेकेंडरी सीड डॉर्मेंसी, यानी कि प्रेरित या द्वितीयक सुषुप्तता। पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, जल भराव के कारण निष्क्रियता के द्वारा होता है। जल भराव हो जाएगा या तापमान अधिक या लो हो जाएगा तो उसके द्वारा क्या होगा? सेकेंडरी सीड डॉर्मेंसी होगी। बल से लागू, यानी कि इन्फोर्स्ड सीड डॉर्मेंसी। इन्फोर्स्ड सीड डॉर्मेंसी किससे होता है? तो इसमें निष्क्रियता बीजों को गहरा लगाने से एवं प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न होती है। ठीक है, बीजों को ज़्यादा गहराई से या प्रतिकूल स्थिति अगर हो जाएगी तो वहाँ पर इन्फोर्स्ड सीड डॉर्मेंसी होती है। जंगली जई की बात करेंगे, जंगली जई में एबिना फटुआ में क्या होता है? 3 प्रकार की सीड डॉर्मेंसी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूसेंस क्या है? क्यूसेंस जो है ये बीज में पाया जाने वाला एक प्रकार का सुषुप्तता अवस्था है। खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर बात करेंगे तो एनुअल बीड सबसे पहले आएगा। 1 वर्षीय खरपतवार, जो खरपतवार अपना जीवन चक्र जो है कितने दिन में? 1 वर्ष या इससे कम में पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 1 वर्षीय कहते हैं। 1 वर्ष या इससे कम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं उन्हें 1 वर्षीय कहते हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ के खरपतवार क्या होते हैं? जो जून जुलाई में उगते हैं और सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जैसे पत्थर चठा या साठा या सेठी या कारपेट वीड इसको बोलते हैं। ट्राइन्थिमा स्पीसीज का बॉटनिकल नेम है। ट्राइन्थिमा स्पीसीज सभी खरीफ फसलों में लगता है। जंगली धान इकाइनोकोलोआ कोलोना धान में लगता है। बार्नयार्ड घास इकाइनोकोलोआ करसगिल्ली धान में लगता है। जंगली चौलाई या पिगवीड अमरंथस वेराइडिस मक्का, ज्वार, बाजरा में लगता है। इस प्रकार से आप इन सभी का बॉटनिकल नेम एक बार देख लेंगे। मकोई की बात करेंगे, सोलेनम नाइग्रम है जो सोयाबीन, मूंग, उड़द व मूंगफली यानी कि लेगुमिनेसी फैमिली में लगती है। मोथा की बात करेंगे तो साइप्रस इरिया या साइप्रस रोटंडस मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा आलू वगैरह में भी लगता है लेकिन उसमें आ जाएगा रबी में। अगला है दुधी यूफोर्बिया स्पीसीज ग्रीष्म ऋतु में लगता है। गाजर या कांग्रेस ग्रास की बात करेंगे तो पार्थेनियम हाइड्रोफोरस फसली क्षेत्रों में ये उगता है। आगे रबी खरपतवार की बात करेंगे तो रबी खरपतवार कब उगते हैं? रबी खरपतवार सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसमें आएगा कृष्णनील, बथुआ,
खरथुआ, प्याजी, गेहूँसा, जंगली जई, पीली सेंजी, सत्यानाशी, कासनी, ये सभी किस में आएंगे तो रबी फसल में आएंगे, रबी जो बीड़ में आएंगे। लटजीरा, अमरबेल, ये सभी किस में आएंगे तो रबी वीड में आएंगे। अगला है बायनियल वीड, द्विवर्षीय खरपतवार। ये जो है क्या करते हैं, 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ठीक है, इनका जो बीज उत्पादन होता है वो दूसरे वर्ष में होता है। जैसे जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली प्याज, कासनी व खाकी वीड। कासनी जो है या 1 वर्षीय, 2 वर्षीय व बहुवर्षीय खरपतवार के उदाहरण तीनों में आता है। ठीक है, कासनी जो है ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय तीनों में आता है। बहुवर्षीय खरपतवार की बात करेंगे, पेरनियल वीड की बात करेंगे, तो वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक में पूरा करते हैं। इनका वानस्पतिक प्रवर्धन जो होता है वो जड़, तना, राइजोबियम, बल्ब, ट्यूबर आदि के द्वारा होता है। जैसे मोथा की बात करेंगे, हिरनखुरी, दूब घास, कांस, झड़बेरी, लेंटाना कैमरा, गाजर घास, नागफनी, जलकुंभी, बरू या जॉनसन ग्रास, ये सभी जो है, जॉनसन ग्रास किस में लगता है, ज्वार बाजरे में लगता है। ये सभी क्या है, बहुवर्षीय खरपतवार हैं। आगे बात करेंगे हिरनखुरी, कॉन्वोल्वुलस ऑर्गेन्सिस जो है ये क्या है, गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल वीड है। क्या है, गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल वीड है, याद रखेंगे इस बात को। हिरनखुरी जो है बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री। ठीक है, ये खरपतवार 2,4-D के द्वारा, 1 बीजपत्री जो है ये खरपतवार 2,4-D के द्वारा ये क्या होते हैं, इनके प्रयोग से ये नष्ट नहीं होते हैं। और जो चौड़ी पत्ती वाले यानी कि जो द्विबीजपत्री वाले खरपतवार हैं वो 2,4-D के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 1 बीजपत्री में क्या आएगा, मोथा आ जाएगा। द्विबीजपत्री में क्या आएगा तो बथुआ आ जाएगा। ये चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले हैं। दूब घास की बात करेंगे, इधर लटजीरा आ जाएगा। इसके अलावा जंगली धान, गुल्ली डंडा, जंगली जई, बरू, ये सब किस में आएंगे तो 1 बीजपत्री में आएंगे। और वहीं पर 2 बीजपत्री में कृष्णनील, लटजीरा, हिरनखुरी, सत्यानाशी, जंगली चौलाई और खरतुआ, ये सब किस में आएंगे, 2 बीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले बीड में आ जाएंगे। आगे बात करेंगे फसल संबंध की। देखिए पहला है एब्सोल्यूट वीड यानी कि निरपेक्ष पूर्ण खरपतवार। इस वर्ग में हमेशा खरपतवारी पौधे ही आते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वीड ही आते हैं इसमें, जो मनुष्य के लिए आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं एवं फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। ये हमेशा जो है हानिकारक ही होते हैं, एब्सोल्यूट वीड जो होते हैं। जैसे हिरनखुरी, सत्यानाशी, प्याजी, कृष्णनील इत्यादि। मतलब ये इनका जो है ये किसी कराप से नहीं उगते हैं, ये बीड ही हैं और हमेशा ये बीड ही कहलाते हैं। आगे भी समझ में आएगा आपको। जैसे रिलेटिव बीड है सापेक्ष खरपतवार, ये दूसरी फसलों के पौधे होते हैं, यानी कि जो दूसरी फसल है उनके पौधे। जैसे गेहूं के खेत में सरसों, अब सरसों उग गया अगर तो क्या है वो, सरसों अगर उगा गेहूं खेत में तो क्या है वो रिलेटिव बीड है। रोग बीड या अवांछित बीड की बात करेंगे तो ये किसी फसल के अन्य किस्म है, यानी कि ऑफ टाइप पौधे हैं ये। ठीक है, अदर वैरायटी है ये, उसी कहते हैं रोग बीड। जैसे गेहूं की कल्याण सोना किस्म के साथ गेहूं की C306 किस्म। स्वैच्छिक खरपतवार यानी कि वॉलंटियर वीड की बात करेंगे। इसमें आएगा मुख्य फसल में पहले सीजन में बोई गई फसल के पौधे का उगना, यानी कि जो पहले आप बोए थे रबी सीजन में, मान लीजिए गेहूं बोए थे और वही गेहूं जो है वो नेक्स्ट ईयर में फिर से जाके उग जाए तो उसे कहते हैं वॉलंटियर वीड। मूंगफली या ग्वार के पौधे का रबी सीजन में जौ या चने के साथ उगना, उसे क्या कहते हैं तो वॉलंटियर वीड कहते हैं। अगला है ऑब्जेक्शनेबल वीड, आपत्तिजनक खरपतवार। ऐसे खरपतवारों के बीज मुख्य फसल के बीजों के साथ बनावट, आकार एवं रंग के होते हैं, जो मुख्य फसल के बीजों में मिल जाने पर उनको अलग करना कठिन हो जाता है। जैसे हिरनखुरी ऑब्जेक्शनेबल वीड किसका है तो ये है गेहूं का। सरसों का ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या है, सत्यानाशी है। बरसीम का कासनी है। रिजका का अमरबेल है या कैस्कुटा इसको बोलते हैं। मेथी का सेंजी है। जई का जंगली जई है। प्याजी का प्याज है।
ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है, इसको आप याद रख लेंगे। अगला है मिमिक्री वीड या नकलची खरपतवार या अनुकरणीय खरपतवार बोलते हैं हिंदी में। खरपतवार जो बाहरी आकार के रूप से मुख्य फसल के समान होते हैं, जैसे गेहूं के में गुल्ली डंडा, धान में जंगली जाई, ये क्या है, मिमिक्री वीड है। जो सेम दिखते हैं उसी की तरह वो क्या है, मिमिक्री वीड है। पिछलगु या सैटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार में क्या होते हैं, खरपतवार जो मुख्य फसल के साथ पकते हैं वह कटाई के दौरान फसल के बीज में मिल जाते हैं, जैसे जौ में जंगली जई, ये क्या है, सैटेलाइट खरपतवार है। अगला है नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड क्या होते हैं, ऐसे खरपतवार जिनका नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है, जैसे दूब घास, मोथा, गाजर, लेंटाना, अमरबेल, ओरोबैंकी, जलकुंभी, बरू आदि। आगे बात करेंगे क्रॉप बाउंड वीड्स, यानी कि फसल से जुड़े खरपतवार या परजीवी खरपतवार कौन कौन से हैं। ये है स्टेम पैरासाइट। पहला है स्टेम पैरासाइट। ऐसे खरपतवार मुख्य फसल के तने से पानी, पोषण एवं भोजन के लिए जुड़े रहते हैं। अब स्टेम पैरासाइट में दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक है पूर्ण तना परजीवी यानी कि टोटल आर होलो स्टेम पैरासाइट। इसमें आएगा डोडर या अमरबेल, इसको कसकुटा बोलते हैं। इस खरपतवार में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिससे भोजन स्वयं नहीं बनाकर पोषी फसल के तने से पानी, पोषण एवं भोजन प्राप्त करता है, इसलिए पूर्ण तने का परजीवी कहलाता है। पोषी फसलें रिजका, मिर्च, मूंगफली, प्याज, दाल एवं सोयाबीन में क्या लगता है, अमरबेल लगता है। याद रखेंगे, अमरबेल या डोडर इसको बोलते हैं। रिजका में, मिर्च में, मूंगफली में, प्याज में, दाल एवं सोयाबीन में लगता है। आगे बात करेंगे सेमी स्टेम पैरासाइट या पार्शियल स्टेम पैरासाइट, हिंदी में बोलेंगे तो अर्धतना परजीवी। लोरेंथस है। लोरेंथस जो है यह हरित लवक पाए जाने के कारण स्वयं भोजन बनाता है, परंतु पानी एवं पोषक तत्वों के लिए पोषी फसल के तने से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अल्पतना परजीवी। जैसे आम एवं बागवानी फसलों में, जैसे चाय, रबर, सागौन में क्या लगता है, लोरेंथस लगता है। याद रखेंगे, सभी बागवानी फसलों में, प्लांटेशन क्रॉप में क्या लगता है, लोरेंथस लगता है। रूट पैरासाइट की बात करेंगे, ये क्या, ये जड़ में लगते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी, यानी कि टोटल रूट पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट। इसमें क्या होते हैं, हरित लवक इसमें भी नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ओरोबैंकी, इसकी पोषी फसल क्या है, सरसों एवं सोलेनेसी फैमिली। सरसों एवं सोलेनेसी फैमिली में क्या लगता है, ओरोबैंकी, जिसको बोलते हैं ब्रूम रेप। और वहीं पर अर्ध जड़ परजीवी, जिसको सेमी रूट पैरासाइट बोलते हैं। इसमें रुखड़ी विच वीड स्ट्राइगा आता है। ये किसमें लगता है स्ट्राइगा, तो ये ज्वार में लगता है। याद रखेंगे, ज्वार में, बाजरा में, मक्का में, गन्ना व सूरजमुखी में क्या लगता है, स्ट्राइगा लगता है। विच वीड इसको ही बोलते हैं। आगे है आत्मघाती अंकुरण, सुसाइडल जर्मिनेशन क्या होता है। स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए अपोसी फसल कपास उगाते हैं, जिसकी जड़ों से स्ट्राइगोल नामक रसायन स्रावित होता है, जो स्ट्राइगा का अंकुरण जल्दी करा देती है, जिससे बिना पोषी फसल के उगते ही रुखड़ी के पौधे मर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल जर्मिनेशन कहते हैं। आगे है मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे तो जलमग्न भूमियों के खरपतवार, जलकुंभी, हाइड्ला, पिस्टिला, बेलिसनेरिया। आगे बात करेंगे रेगिस्तानी खरपतवार, नागफनी, बबूल, झड़बेरी और ज्वासा। कृषि क्षेत्रों के खरपतवार की बात करेंगे तो बथुआ खरतवा, प्याजी, बिस्खपरा, संजी, मोथा, जंगली चौलाई आदि। आकृषित क्षेत्रों के खरपतवार की बात करेंगे तो लेंटाना, गाजर घास, गोखरू व धतूरा। उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो एलियन या इन्वेसिव या एंथ्रोफाइट खरपतवार, ये अन्य देशों से भारत में आए हुए हैं। ये खरपतवार, उन्हें क्या कहते हैं, एलियन खरपतवार कहते हैं। जो अदर देशों से, अदर कंट्री से आए हुए हों उन्हें कहते हैं एलियन वीड। अब एलियन वीड के उदाहरण की बात करेंगे तो किस देश से आए हैं, वहाँ से बात करेंगे। कांग्रेस घास या गाजर घास, जिसको पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस बोलते हैं, ये कहाँ से आया, संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। गेहूंसा की बात करेंगे तो यूरोप से आया है। जलकुंभी दक्षिणी अमेरिका से आया है। लेंटाना कैमरा उष्ण अमेरिका से आया है।
दूब घास मिडिल ईस्ट से आया है। मोथा की बात करेंगे तो यूरोप से आया है। अमरबेल चीन से आया है। सप्तनासी मैक्सिको से आया है। ओरोबैंकी यूरोप से आया है। सोरघम जो है मेडिटेरियन क्षेत्र से आया है। आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के आधार पर C3, C4 और कैम प्लांट में बांटा गया है खरपतवारों को। जैसे C3 में आएगा फेलिस माइनर, एबिना फटुआ, चिनोपोडियम एल्बम, कॉन्वोलस ऑर्बेंसिस, ये सभी आप याद कर लेंगे। इधर देख लेंगे एक बार C3 प्लांट में, C4 प्लांट में साइप्रस रोडांडस ये सब आएंगे, और कैम प्लांट में कोन्जा नूतन, एग्रीटम कोनहाइडस ये सभी क्या आएंगे, कैम प्लांट में आएंगे। आगे बात करेंगे बायो रेमेडिएशन क्या होता है। कुछ खरपतवार मिट्टी या जलीय स्रोत से भारी धातुओं को हटाते या संचित करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन कहते हैं। जैसे बात करेंगे इकोर्निया करास्पिस और हाइड्रिला, ये क्या है, लेड और मरकरी कैडमियम के बायो रेमेडिएशन के लिए काम करते हैं। कौन से, इकोर्निया क्रेस्पिस और हाइड्रिला जो हैं ये किसके लिए, लेड यानी कि मरकरी और कैडमियम के लिए क्या करते हैं, बायो रेमेडिएशन के लिए काम करते हैं। आगे बात करेंगे प्रिवेंटिव मेथड, खरपतवार के नियंत्रण की प्रिवेंटिव मेथड। पहला है खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण व विस्तार को रोकना ही प्रिवेंटिव कंट्रोल मेथड कहलाता है। नंबर दूसरा है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है, तो पूर्णता जो है नष्ट कर देते हैं वीड को, उसे क्या कहते हैं, इरेडिकेशन कहते हैं। और प्रिवेंटिव मेथड में क्या होता है कि फैलाव से ही रोका जाता है, यानी कि पहले से ही जो है उसको रोका जाता है। खरपतवार नियंत्रण की विधियों की बात करेंगे तो पहला है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल मेथड या टिलेज ऑपरेशन द्वारा। तो इसमें आएगा हाथ से उखाड़ना, निराई गुड़ाई, जलाना, मोवर का प्रयोग, ठीक है, या पानी के द्वारा नष्ट करना वीड को क्या कहलाता है, तो मैकेनिकल मेथड में आता है। स्टाल सीड बेड की बात करेंगे तो फसल की बुआई करने से पूर्व खेत में पानी देने पर जो खरपतवार उगते हैं उन्हें जुताई कर शाकनाशियों द्वारा नष्ट कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टाल सीड बेड कहते हैं। पहले पानी की बुआई सिंचाई करेंगे, उसके बाद जब खरपतवार उगेंगे तो उसका जुताई करके नष्ट कर देंगे। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल की बात करेंगे तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके इन्हें बायो हर्बिसाइड या माइको हर्बिसाइड भी कहते हैं। माइको हर्बिसाइड क्या होता है, खरपतवार नाशी जो फफूंदों के बीजाणुओं से बने होते हैं, फफूंदों के बीजाणु से बने होते हैं, ये उनके ऊपर कवर हो जाते हैं और वीड को नष्ट कर देते हैं, वीड के सीड को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। बात करेंगे डिवाइन की। डिवाइन जो है पहला हर्बिसाइड है, पहला माइको हर्बिसाइड है, बायोलॉजिकल हर्बिसाइड है। या फाइटोप्थोरा पामीबोरा कवक के बीजाणु का तरल मिश्रण है। या स्ट्रगल वाइन खरपतवार का नियंत्रण करता है, किसका नियंत्रण करता है, तो मोरेनसिया ओडोरेटा का नियंत्रण करता है। कौन सा, डिवाइन जो खरपतवार नाशी है। यह विश्व का प्रथम बायो हर्बिसाइड है, जैविक शाकनाशी है। कोलेगो की बात करेंगे, तो यह कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोडस नामक कवक के बीजाणु का पाउडर मिश्रण है। यह धान में जायंट बेच खरपतवार का नियंत्रण करता है। बायोपोलरिस की बात करेंगे तो यह क्या करता है, ये जोहेंसन ग्रास को नष्ट करता है। बायोपॉस की बात करेंगे, बायोपॉस जो है यह स्ट्रेप्टोमाइसेज हाइग्रोस्कोपिक्स नामक जीवाणु का किण्वित पदार्थ है जो खरपतवारों को नष्ट करता है। ये स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं बना है, ये किसी भी खरपतवार को नष्ट करने के लिए बना है। आगे है लुबाओ 2 अमरबेल का बायो हर्बिसाइड है। सेकेंड मेथड देखेंगे तो कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण जो है कीटों द्वारा, किन कीटों द्वारा नियंत्रण करते हैं। बात करेंगे क्रोसिडोसिमा लेंटाना, ये कीट का नाम है और ये खरपतवार कौन सा नियंत्रित होता है, तो लेंटाना कैमरा जो है इसके द्वारा नियंत्रित होती है। डेक्टोलोपियस टोमेंटस नागफनी
बेक्टेरा बोरुटेना, मोथा, जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा गाजर घास, नियोचेटिना इकोर्नी जलकुंभी। ठीक है, ये इधर आपके क्या हैं, ये हैं इंसेक्ट, और ये किस वीड को नियंत्रित करते हैं इस साइड में आपको दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे एक बार। आगे है रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं। तो इसमें खरपतवारों का नियंत्रण शाकनाशी रसायनों द्वारा किया जाता है। विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी या रासायनिक शाकनाशी कौन सा है? 2,4-D, जो 1941 में पोरकनी के द्वारा पादप हार्मोन के रूप में खोजा गया था। भारत में इसका शाकनाशी के रूप में प्रयोग 1946 में किया गया था। 2,4-D का सबसे पहले भारत में 1946 में प्रयोग किया गया था। 2,4-D का प्रयोग गेहूं व अन्य फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन की। तो खरपतवारों के चयन के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे। सिलेक्टिव हर्बिसाइड सबसे पहले आता है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? ये शाकनाशी खड़ी फसल में टारगेट पौधे को ही नष्ट करते हैं, जैसे 2,4-D, एट्राजिन, सीमाजिन। ये क्या है? तो ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। ये किसी एक टारगेट वीड को ही जो है नष्ट करते हैं। अगला है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में क्या होता है कि ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें डाइकॉट, पैराकॉट, ग्लाइफोसेट, वीड ऑयल, इनको जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहते हैं, क्योंकि जीरो टिलेज में फसल लगाने से पहले इन शाकनाशियों का प्रयोग कर खरपतवार नियंत्रित किया जाता है तथा इनका मृदा में शीघ्र ही अपघटन हो जाता है, जिससे मृदा में अवशेष शेष नहीं रहते हैं। अगला है अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे हर्बिसाइड की। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन PPI के आधार पर बात करेंगे। तो खेत की तैयारी के बाद एवं फसल बुआई के 1 से 2 दिन पहले प्रयोग करते हैं, यानी कि तैयारी के बाद फसल बुआई के पहले करते हैं PPI। फ्लूक्लोरालिन जैसे है, बेसालिन इसको बोलते हैं, या ट्राई फ्लूरेलिन या EPTC का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? PPI के रूप में करते हैं बुआई के 1 से 2 दिन पहले और खेत तैयारी के बाद। अगला है प्री इमरजेंस, अंकुरण से पूर्व। फसल बुआई के पश्चात लेकिन फसल के अंकुरण से पूर्व करते हैं किसका प्रयोग? तो प्री इमरजेंस का, यानी कि बुआई के बाद लेकिन जर्मिनेशन के पहले। इसमें क्या आएगा? तो एट्राजीन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथिलिनियम, मेट्रीब्यूजिन। अगला है अर्ली पोस्ट इमरजेंस। अर्ली पोस्ट इमरजेंस क्या होता है? ऐसे शाकनाशी फसल अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद लगभग 4 पत्तियों की अवस्था होने पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार, मूंग में एमिजाथापिर एवं क्यूजालोफोप इथाइल। ये सब किस में किए जाते हैं? ये जो हैं 15 से 20 दिन बाद फसल की अंकुरण के इसका प्रयोग करते हैं। आगे है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस क्या होते हैं? शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं, जैसे 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, प्रोपानिल आदि। मृदा में अवशेष के आधार पर बात करेंगे तो नॉन रेजिडुअल या जीरो अवशेष शाकनाशी की बात करेंगे। इन शाकनाशियों का प्रयोग करने पर ये शीघ्र अपघटित हो जाते हैं तथा भूमि में विषैला प्रभाव बहुत कम समय के लिए ही रहता है। उदाहरण के लिए डाइकॉट, पैराकॉट, ग्लाइफोसेट ये किस में आते हैं? नॉन रेजिडुअल वीड में हर्बिसाइड में आते हैं। रेजिडुअल की बात करेंगे, रेजिडुअल हर्बिसाइड की बात करेंगे तो इनका भूमि में लंबे समय तक विषैला पदार्थ बना रहता है, जैसे 2,4-D, इसका प्रभाव जो है 3 से 4 सप्ताह तक। ट्राइजीन्स की बात करेंगे, एट्राजीन या सीमाजीन जो हैं ये 1 से 2 साल तक इनका प्रभाव बना रहता है। फेनेक का 2 साल से अधिक मृदा में इनके अवशेष बने रहते हैं। अगला सॉइल फ्यूमिजेंट यानी कि मृदा धूमक शाकनाशी। इनका प्रभाव भूमि में कुछ समय तक रहता है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथेम एम सोडियम। अगला है मोड ऑफ एक्शन के आधार पर बात करेंगे शाकनाशियों का कार्यविधि के आधार पर। पहला आएगा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या संपर्क खरपतवारनाशी।
ऐसे शाकनाशी खरपतवारों के जो भाग संपर्क में आते हैं उन्हीं को ही नष्ट करते हैं, जैसे पैराकाट, डाइकाट एवं प्रोपानिल। स्थानांतरित या दैहिक खरपतवारनाशी, जिसको ट्रांसलोकेटेड या सिस्टेमिक हर्बिसाइड बोलते हैं। शाकनाशी जो खरपतवारों के किसी भी भाग पर प्रयुक्त करने पर उस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वह इनके कार्यकी तंत्र को प्रभावित कर संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। यानी किसी भाग पर पड़ जाएगा तो पूरा पौधा सूख जाएगा, जैसे 2,4-D, ग्लाइफोसेट व आइसोप्रोट्यूरान। अगला बात करेंगे रासायनिक ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण। अब ग्रुप कौन कौन से हैं, हर्बिसाइड कौन कौन से हैं देखेंगे। एलिफैटिक की बात करेंगे तो डायलापोन या TCA। एमाइड ग्रुप की बात करेंगे तो प्रोपानिल आता है। एसिटामाइड की बात करेंगे तो एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर आता है। बाईपायरिडिलियम की बात करेंगे तो पैराकॉट, डाइकॉट आता है। ट्राई नाइट्रो एनिलिन्स की बात करेंगे तो फ्लूक्लोरालिन, पेंडिमेथिलीन आते हैं। वहीं पर फिनॉक्सी एसडिस की बात करेंगे 2,4-D, MCPA 2,4,5-T की बात आएंगे। ट्राइजीन्स की बात करेंगे तो एट्राजीन, सीमाजीन, मेट्रीब्यूजिन एवं टर्बुटायरिन हर्बिसाइड आएंगे। आगे बात करेंगे ग्लाइफोसेट अवरणात्मक ट्रांसलोकेटेड शाकनाशी है। पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड किसे कहते हैं। पेस्टिसाइड जो है इसमें शाकनाशी, कवकनाशी व कीटनाशी, चूहानाशी, बरूथनाशक आदि सभी आते हैं, जबकि कीटनाशी केवल कीटों को नष्ट करने के काम में आता है। 2,4-D की खोज पोर्कोनी से खरपतवार विज्ञान में क्रांति हुई। खरपतवारों का प्रयोग मुख्यतः नम एवं सिंचित भूमियों में किया जाता है। ठीक है, खरपतवारों का प्रयोग नम एवं सिंचित भूमियों में करते हैं। अगला है शाकनाशी अन्य पीड़कनाशी की तुलना में, यानी कि पेस्टिसाइड की तुलना में ज़्यादा सक्रिय विषैले होते हैं, जिससे इनके प्रयोग के लिए मोटी फुहार वाला फ्लड जेट नोजल काम में लेते हैं, जिसकी फुहार सॉलिड कोन पैटर्न बनाती है, जिससे हवा के बहाव द्वारा पास वाली क्रॉप में नुकसान कम होता है। आगे बात करेंगे विश्व में प्रयोग के आधार पर पेस्टिसाइड क्रम। सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं विश्व में, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद फंजीसाइड। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड होता है, फिर फंजीसाइड होता है, सबसे कम हर्बिसाइड होता है। फसलों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख शाकनाशी, उनके व्यापारिक नाम, सक्रिय तत्व, प्रयोग का समय, ये सभी आप देख लेंगे एक बार। जैसे बात करेंगे धान में तो ब्यूटाक्लोर है, इसका व्यापारिक नाम मचेटी है। 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग दर है इसका। अब नर्सरी में बुआई के 3 से 4 दिन बाद इसको प्रयोग करना चाहिए। प्रोपानिल की बात करेंगे तो स्टाम्प F34, इसका व्यापारिक नाम है। 0.8 to 1 kg जो है इसका प्रयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर के रूप में, और रोपाई के बाद ही प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से 2,4-D गेहूँ में बात करेंगे 2,4-D सोडियम की, तो फेरनोक्सान इसका व्यापारिक नाम है। 1 kg प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं, बुआई के 30-35 दिन बाद इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से आप सभी का देख लेंगे, ये सभी आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिवीजन कर लेंगे इन सभी का। अब बात करेंगे यहाँ पर 2,4-D की, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड है ये। 2,4-D जो है सोडियम साल्ट 1 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। 2,4-D अमाइन साल्ट की बात करेंगे तो 0.7 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। 2,4-D एस्टर की बात करेंगे तो 0.5 kg प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा 2,4-D एस्टर वाला है, सबसे अधिक क्रियाशील। इसका प्रयोग अनाज वाली फसलों में चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए किया जाता है। दालों एवं चौड़ी पत्ती फसलों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग ओनली अनाज वाली फसलों में करते हैं। अगला फिर वही है जो ऊपर आपने देखा, व्यावसायिक नाम या व्यापारिक नाम और खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं। जैसे एट्राजीन की बात करेंगे तो एट्राटेक्स या एट्राटॉप। आगे है एलाक्लोर की बात करेंगे तो लासो है। ब्यूटाक्लोर की बात करेंगे तो मचेटी है।
इस प्रकार से आप इसे ग्लाइफोसेट की बात करेंगे तो राउंडअप है इसका व्यापारिक नाम। इस प्रकार से आप इन सभी का जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे और ये आपका फाइनली जो है वीड साइंस कंप्लीट हो गया। हमें लगता है कि अगर क्वेश्चन एक भी आता है वीड साइंस से तो इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।